आदाब। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज लॉ के एक नए एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आज के एपिसोड की बात कर रहे हैं हम क्योंकि आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। तो आज जो मौजू मैंने चुना है वो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के ताल्लुक से एक आध बातें करके फिर बात मैं अपनी मादरी जबान उर्दू के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पे करना चाहता हूं। पहली चीज मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी जबान या भाषा एक साइलेंट इंडेक्स है कल्चर, तहजीब और संस्कृति की, और हमें यह समझना चाहिए कि मल्टीलिंगुअलिज्म किसी भी तरह से राष्ट्र के लिए खतरा नहीं है, राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा नहीं। भाषा एक बहुत ही इमोटिव बॉन्ड ह्यूमन सोसाइटीज में क्रिएट करती है। राष्ट्र भाषा के बुनियाद पर बन सकते हैं, मजहब की बुनियाद पर नहीं बनने चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान बनाने का आइडिया टू नेशन थ्योरी गलत थी, और आप ये देखिए कि बांग्लादेश के बनने से यह साबित हो गया कि मजहब की बुनियाद पर राष्ट्र नहीं बनते। यह अजीब बात है कि गांधी जी के मारने वाले नाथूराम गोडसे ने जब अपनी गवाही दी अदालत में, तो उन्होंने ये बात भी कही कि ये गांधी जी का जो उर्दू के लिए प्रेम है कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा हो जाए और वो देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिखी जाए और पर्शियन स्क्रिप्ट में भी लिखी जाए, इसकी वजह से मैं बहुत नाराज हूं गांधी जी से। 1999 में यूनेस्को ने यह फैसला किया कि 21 फरवरी यानी आज का दिन सेलिब्रेट किया जाए एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तानियों में आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ी तादाद या अक्सरियत बांग्ला स्पीकिंग लोगों की थी, और पाकिस्तान में आपको मालूम है जो आज का मौजूदा पाकिस्तान है, ज्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं। उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस आज भी नहीं है, जबकि 2/3 लोग वहां के पंजाबी बोलते हैं, या पश्तो बोलते हैं लोग, या बलोच बोलते हैं, या सिंधी बोलते हैं। लेकिन उनके ऊपर उर्दू थोपी गई, और जो उस जमाने का ईस्ट पाकिस्तान था जो आज बांग्लादेश है, उन पे भी उर्दू थोपी जा रही थी, और इसलिए उसके खिलाफ मुजाहरा हुआ। और 21 फरवरी 1952 में 4 स्टूडेंट्स की किलिंग हुई। इसलिए ये डे बांग्लादेश में आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 21 फरवरी को ही यूनेस्को ने इसको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया। अब यूनेस्को की जो एटलस है वर्ल्ड लैंग्वेजेस की, उसमें उन्होंने 2500 लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई किया है, जिनके बारे में वही कहते हैं कि ये इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेजेस के खत्म होने का इम्कान बहुत ज्यादा है। कोई भी जबान जो 10,000 से कम लोग बोलें उसको इंडेंजर्ड जबान कहा जाता है। फिर उसमें भी कैटेगरी है, वल्नरेबल लैंग्वेज, डेफिनेटली इंडेंजर्ड, सीवियरली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान इस लिस्ट में जो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, टॉप पर है। 197 हमारी भारत की भाषाएं इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से 81 वल्नरेबल हैं, 63 डेफिनेटली इंडेंजर्ड हैं, 6 सीवियरली इंडेंजर्ड है, 42 क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अफसोस के साथ ये बात मैं आपको बताता हूं कि पिछले 70 सालों में 220 लैंग्वेजेस हिंदुस्तान में मर गई, खत्म हो गई। दुनिया के भी हालात अच्छे नहीं हैं, हर 2 हफ्ते में एक जबान खत्म हो जाती। हिंदुस्तान की दस्तूर साज असेंबली के जो विजनरी ड्राफ्टर्स थे, उन्होंने हिंदुस्तान की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को देखते हुए किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया।
तो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया, जबकि हमारे यहां 780 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से सिर्फ 22 को ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के दस्तूर की तारीफ करनी होगी कि उसने आर्टिकल 29 में साफ तौर से यह कह दिया कि एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। यानी हिंदुस्तान के नागरिकों का कोई भी समूह, कोई भी भाषा हो, जिसकी अपनी लिपि हो और जिसकी अपनी संस्कृति हो, उसको अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का, संरक्षण देने का पूरा अधिकार है। आपको मालूम है कि कोई भी मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता, लेकिन 29 का जो राइट है उसको संविधान निर्माताओं ने एक एब्सोल्यूट राइट की तरह प्रेजेंट किया, और ये सब्जेक्ट टू किसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि क्या हमको वेट करना चाहिए कि जबानें इंडेंजर्ड हो जाएं, जबकि संविधान कह रहा है कि किसी को भी अपनी जबान को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। उसके आगे बढ़ के संविधान के 347वें आर्टिकल ने, अनुच्छेद ने कहा, ऑन द डिमांड बीइंग मेड इन दैट बिहाफ द प्रेसिडेंट मे, इफ ही इज सेटिस्फाइड that a substantial proportion of population of a state desires the use of any language spoken by them to be recognized by that state, direct that such language shall also be officially recognized throughout that state or any part thereof for such purposes as he may specify. उर्दू कुछ स्टेट्स में, बिहार में सेकेंड लैंग्वेज बनी, वेस्ट बंगाल में 2012 में उन डिस्ट्रिक्ट्स में जिनमें 10% पॉपुलेशन उर्दू बोलती है उसको सेकंड लैंग्वेज बनाया गया। लेकिन इसमें सबसे तारीफ का काम किया है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल KCR चंद्रशेखर राव ने, जिन्होंने उर्दू को तेलुगु के साथ रियासत की फर्स्ट लैंग्वेज बना दिया। और जब तेलंगाना 2014 में बना तो जो तेलंगानी का एम्बलम है, उस एम्बलम में उर्दू को शामिल कर दिया और तेलंगाना सरकार उसमें उर्दू में लिख दिया। फिर आर्टिकल 350 ने कहा that every person is entitled to submit a representation for redress of any grievance to any officer or authority of union or state in any of the languages used in union or state as the case may be। यानी उन 22 जबानों में से किसी में भी आपको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। फिर आर्टिकल 350A ने कहा कि स्टेट शैल एंडेवर दैट एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट इज प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। इनफैक्ट ओरिजिनल आर्टिकल 29 में ये लिखा था कि प्राइमरी एजुकेशन मादरी जबान में देना एक बुनियादी हक बनाया जाएगा। फिर आर्टिकल 350B ने कहा कि एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बनेगा। अब यह बड़ी अजीब बात है कि उर्दू को हमने मुसलमानों की जबान माना, जबकि उर्दू हिंदुस्तान की जबान है। पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमान उर्दू नहीं बोलते, सिवाय हिंदुस्तान के कुछ हिस्से में। मैंने अभी बता दिया कि पाकिस्तान की जबान उर्दू नहीं है। और उर्दू पूरी एक तहजीब है, एक सिविलाइजेशन है। उर्दू किसी स्क्रिप्चर की जबान नहीं है। जैसे हिब्रू एक स्क्रिप्चर की जबान है, अरबिक कुरान की जबान है, संस्कृत
वेदास की जबान है, लेकिन उर्दू किसी मजहबी किताब की जबान नहीं है। अपनी उर्दू तो मोहब्बत की जबान थी प्यारे, अब सियासत ने उसे जोड़ दिया मजहब से। बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। उर्दू के साथ जो ज्यादती हुई, जिस पर मैं अभी आज की बात करना चाहता हूं, वो इसलिए क्योंकि उर्दू को हमने एक मजहब की जबान माना। उर्दू का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उर्दू का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। उर्दू पूरी तरह से एक इंडियन लैंग्वेज है। लेकिन आजादी के बाद हमने उर्दू को जिस तरीके से, एक डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से अपने करिकुलम से निकाल दिया, एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको खत्म कर दिया, उससे इस जबान के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा छा गया। आजादी के एक साल के अंदर अंदर मई 1948 में यूपी गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया, जिसमें यह कहा कि बच्चे अब सिर्फ एक्सक्लूसिवली हिंदी मीडियम में ही तालीम पाएंगे। 1949 में एक रेजोल्यूशन हुआ प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में, जिसको यूनियन गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया। इसने कहा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी मदर टंग ऑफ द चाइल्ड, and where this was different from the regional or state language, arrangements must be made for instruction in the mother tongue by appointing at least one teacher, provided there are not less than 40 students speaking the language in the class. कितनी बार इलेक्शन से पहले एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, उर्दू टीचर्स का रिक्रूटमेंट होगा, और फिर बात खत्म हो जाती है। इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। फिर 1961 में 3 लैंग्वेज फार्मूला आया, लेकिन इसको भी स्टेट्स ने डिस्टॉर्ट कर दिया। यूपी की एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि मैं यूपी से हूं। यूपी में हिंदी और संस्कृत आर टॉट एज नेशनल एंड रीजनल लैंग्वेजेस, और उर्दू को तीसरी जबान बना दी गई अलॉन्ग विद इंग्लिश। यानी स्टूडेंट्स को अब या तो इंग्लिश पढ़नी है या उर्दू एज अ थर्ड लैंग्वेज। ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जहां जॉब्स अंग्रेजी से मिलते हैं, जहां हर काम अंग्रेजी में होता है, कौन अंग्रेजी को छोड़ के उर्दू पढ़ेगा? इसलिए हमने इस 3 लैंग्वेज फार्मूला के तहत बिल्कुल उर्दू को एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम इट्स legitimate first place as the first language, और सेकंड और थर्ड लैंग्वेज भी आप बनने का जो चांसेस थे वो खत्म हो गए। बिहार में इस फार्मूले को हिंदी संस्कृत, और सिर्फ बिहार में इस फार्मूले में उर्दू को जो रोल मिलना चाहिए था वो मिल पाया कुछ हद तक। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, मार्च 2017 में जब यूपी असेंबली में नए इलेक्शन हुए, 2 मुसलमान एमएलएस आलम बदी और नफीस अहमद ने उर्दू में हलफ लिया, ओथ ली। जो प्रोटेम स्पीकर थे फतेह बहादुर, उन्होंने ओथ को डिसअलाउ कर दिया और जबरदस्ती की उनसे कि ओथ हिंदी में लो। उन्होंने प्रोटेस्ट की मगर ओथ ले ली। अभी मैं इस पे फिर से आता हूं। चंद महीने पहले अलीगढ़ में जो बीएसपी का नया कॉर्पोरेटर इलेक्ट हुए, वो उर्दू में ओथ लेना चाह रहे थे, उस पे हंगामा हुआ और इस हद तक हंगामा कि उनके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगाया गया। अब आइए ये यूपी की जो कंट्रोवर्सी थी, हम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बना रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटीज को यूजीसी लिख रही है उसे सेलिब्रेट करें, और हम एक जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को उसकी मातृभाषा में, मादरी जबान में हलफ
ओथ और शपथ नहीं लेने देते। देखिए रूल क्या था। रूल 282 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ यूपी असेंबली ने कहा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द बिजनेस ऑफ असेंबली शैल बी ट्रांजैक्टेड इन हिंदी लैंग्वेज एंड इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इसका मतलब यह है कि देवनागरी स्क्रिप्ट और हिंदी लैंग्वेज के अलावा जो है किसी भी भाषा में ओथ नहीं ली जा सकती, तो फिर उर्दू में भी ओथ नहीं ली जा सकती। इसका मतलब जो प्रोटेम स्पीकर ने किया वो ठीक किया, लेकिन कहते हैं ना, डेविल इज ऑलवेज इन डिटेल्स। इसलिए देखिए डिटेल क्या था। उसी ओथ सेरेमनी में 13 बीजेपी के एमएलए ने संस्कृत में ओथ ली। रूल क्या था? हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में ओथ ली जाएगी। लेकिन किसकी हिम्मत है जो संस्कृत में ली हुई ओथ पे कोई ऑब्जेक्शन उठाए? क्या हिंदी और संस्कृत एक ही भाषा है? आइए फिर डिटेल में ले चलता हूं आपको। अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 8 में 22 भाषाएं संविधान में लिखी हुई हैं दस्तूर में। हिंदी 4थे नंबर पे है और संस्कृत 14वें नंबर पे है, यानी दोनों अलग भाषाएं हैं। हिंदी का नंबर 4 है, संस्कृत का नंबर 14 है। और क्योंकि दोनों भाषाएं एक देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं, इसका मतलब वो एक ही भाषा है, ये नहीं कहा जा सकता। पर्शियन और उर्दू की भी स्क्रिप्ट एक है, लेकिन दोनों अलग अलग भाषाएं। तो अगर उर्दू में शपथ लेने की इजाजत नहीं है तो फिर संस्कृत में भी नहीं होनी चाहिए। यहां मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं जाती तौर पे संस्कृत के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि जैसे मैंने आपको बताया मैं यूपी से हूं, तो मुझे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश ही पढ़नी पड़ी। उर्दू पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला और मैंने 10th तक हिंदी पढ़ी, संस्कृत पढ़ी एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज। लेकिन जब भारत का संविधान बन रहा था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब नेशनल लैंग्वेज का विषय आया तो मुसलमान मेंबर्स ने बहुत स्ट्रांगली ये बात आर्गू की कि संस्कृत को राजभाषा बनाया जाए। नजीरुद्दीन अहमद ने विलियम जॉन्स को कोट करते हुए कहा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस बात को सुने, संस्कृत इज ऑफ अ वंडरफुल स्ट्रक्चर, more perfect than Greek, more copious than Latin, more exquisitely refined than either। और उन्होंने कहा इसको राजभाषा बना लें क्योंकि सारे देशवासियों के लिए ये एक ही तरह से कठिन और डिफिकल्ट है। और वो अकेले नहीं थे, 27 और मेंबर्स ने कहा कि संस्कृत को राजभाषा बना दिया जाए, और B.R. अम्बेडकर ने भी कहा संस्कृत को राजभाषा बना दिया जाए, जो हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन मुझे आज थोड़ा नेशनल मदर टंग लैंग्वेज डे पे कुछ अफसोस है, क्योंकि मैं वो असेंबली डिबेट्स में जो बातें कुछ कही गई उनको आज याद करता हूं और उससे कुछ तकलीफ होती है। इसलिए मैं वो बातें चंद आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज किसी पार्टी पे ये इल्जाम लगा देना कि वो 1 नेशन 1 लैंग्वेज चाहते हैं, आज किसी पार्टी पे ये इल्जाम लगा देना कि वो 1 नेशन 1 रिलीजन चाहते हैं, आज किसी पार्टी पे ये इल्जाम लगा देना कि वो 1 नेशन और 1 लॉ चाहते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। संविधान सभा में देखिए क्या बातें कही गई हैं उर्दू के लिए, किस तरीके का कम्युनलिज्म की बात हो रही है, कितनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के खिलाफ बात हो रही है। और ऐसा लगता है कि होमोजेनिटी चाहते थे और हेट्रोजेनिटी और प्लूरलिज्म नहीं चाहते थे। तो संविधान सभा में सेठ गोविंद दास ने यह कहा, वी हैव एक्सेप्टेड आवर कंट्री टू बी अ सेकुलर स्टेट
but we never thought that this acceptance implied the acceptance of continued existence of heterogeneous cultures. यानी हमने इस देश में धर्मनिरपेक्षता अपनाई है, पर इस धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि यहां विभिन्न संस्कृतियां होंगी। आगे उन्होंने कहा, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर वन एंड सेम कल्चर हैज ऑल अलोंग बीन ऑब्टेनिंग हियर। इट इज इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रेडिशन दैट वी वांट वन लैंग्वेज एंड वन स्क्रिप्ट for the whole country. We don't want it to be said that there are two cultures here. Unquote. Saint Govind Das कह रहे हैं कि भारत में बस दो संस्कृतियां नहीं होंगी, बस एक संस्कृति, एक कल्चर, एक लैंग्वेज होगी। आरवी दुलाकर इनसे भी एक कदम और आगे बढ़ के बोले, आई से इट that is Hindi is the official language, it is the national language, you may demur to it। क्योंकि कुछ मेंबर्स ने कहा कि अभी वो नेशनल लैंग्वेज नहीं बनी, अभी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनी, तो उनको डांटते हुए उन्होंने कह दिया, you may demur to it, you may belong to another nation, but I belong to Indian nation, the Hindi nation, the Hindu nation, the Hindustani nation। Unquote। ये आपको मल्टीकल्चरलिज्म नहीं लग रहा, इसमें मल्टीलिंगुअलिज्म नहीं लग रहा। आज हमारे ये सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मीनिंगलेस हैं अगर हमारी ये आइडियोलॉजी है। सेठ गोविंद दास और एक कदम आगे बढ़े और 12 सितंबर 1949 में उन्होंने बोला, इन उर्दू लिटरेचर डू यू फाइंड एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ हिमालयास? Instead, you find the description of Kokaf. You will never find your favorite koel in Urdu literature, but of course, Bulbul is there. In place of Bhima and Arjun, you will find there Rustam, who is completely alien to us. कितनी गलत बात है ये कहना कि उर्दू जबान में हिमालय का जिक्र नहीं है। अरे सारे जहां से अच्छा में तो इकबाल ने लिखा है, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। मोहम्मद हिफ्जुर रहमान ने जवाब दिया और कहा कि आज उर्दू को लुक डाउन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसमें विदेशी एक्सप्रेशंस हैं। बट आई से इट विद ऑल एम्फेसिस एट माई कमांड दैट दिस प्रोपोजिशन इज होली इनकरेक्ट, because in spite of assertion to the contrary, in point of fact, Urdu is pregnant with Indian thoughts and expression. If you study Urdu poetry and Urdu poets, you will realize your mistake. One of the modern poets of Urdu, namely Mushim of Kakori, while praising the holy prophet of Islam, says, from Kashi clouds are proceeding towards Mathura. The cool breeze has brought the sacred water of Ganges on her shoulders. The news has just reached that clouds are coming for Tirath on the wings of cloud, etc., etc. Thus, even in religious poetry like this, जो नाथ है basically, Ganges and Mathura have been mentioned. The poet has substituted Kashi, Mathura and Ganges for Makkah, Medina and Zamzam. This is the correct position, and I would like to say that any assertion to the contrary is wholly incorrect. अरे अल्लामा इकबाल ने तो लॉर्ड रामा को इमाम हिंद भी कहा है, और फिर हम क्यों भूलते हैं बहादुर शाह जफर? रंगून की जेल में क्या लिख रहे हैं? कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। आज हम उन लोगों की लॉयल्टी टू द नेशन पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं जो देश को कुएं यार कह रहे हैं, अपना ब्लवेट कह रहे हैं।
मैं समझता हूं कि इस बात की शदीद जरूरत है कि सारी भारत की भाषाओं को और मेरी जबान को, जिसके बारे में कहते हैं शहदो शकर सशीरी उर्दू जबां हमारी, होती है जिसके बोले मीठी जबां हमारी। और बड़ा रोल उर्दू ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अदा किया। सरफरोशी की तमन्ना बिस्मिल अजीमाबादी ने 1921 में, पटना के रहने वाले थे, लिखी, जिसे बाद में राम प्रसाद बिस्मिल ने और आगे बढ़ाया। हसरत मोहानी ने वो फेमस स्लोगन दिया आजादी का, इनकलाब जिंदाबाद। और मेरा शहर हैदराबाद जहां मैं रहता हूं, वहां के जैनुल आबिदीन ने वो फेमस नारा दिया, जय हिंद। आजादी वतन की ये भी मुजाहिद है, जज्बों की तर्जमा है उर्दू ज़बां हमारी। अगर आपको लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज पसंद आती है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।